हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारा चैनल मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर बनाया जाता है, क्योंकि कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएंगे। और साथ ही हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको देखना चाहते हैं, यानी कि आप किंडरगार्टन से 12th तक आपके इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हमारे जितने भी चैनल्स हैं, आप सभी पे जाकर टोटली 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। मतलब कोई भी वीडियो आपके लिए चार्जेबल नहीं है। आप कोई भी वीडियो जब भी, जितनी बार भी, जहाँ भी देखना चाहें, टोटली फ्री है। और इस फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में जो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं, ये है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है शतज भाग 2। उसका है गद्य खंड। गद्य खंड का हमारा 17वां अध्याय है संस्कृति। संस्कृति सभ्यता के बारे में हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ये होती क्या है, ये हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि संस्कृति क्या है। इस पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉर्ट रिवीजन सभी कुछ ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है ये है इसी पार्ट पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पर। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है आपका गद्यांश आधारित और दूसरा होता है आपका संपूर्ण पाठ आधारित। तो दोनों ही तरह के प्रश्न लेकर आए हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। अच्छा, जो ये आपके गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं, इनमें जो गद्यांश दिया रहता है इसे बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको एक ही बार में जो है वो गद्यांश समझ में आ जाए। जब पठित हो, अपठित हो, किसी भी तरह का गद्यांश हो, जब भी आप पढ़ो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना, क्योंकि बार बार पढ़ने के लिए इतना टाइम हमारे पास एग्जाम के दौरान नहीं होता है। तो जो भी कम से कम 2 या 3 या 4, कम से कम 4 तो आपके सामने गद्यांश पद्यांश रहते ही रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, इसलिए एकदम ध्यान से एक ही बार में आप ये सारी चीज़ें पढ़ लिया करिए। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसी पाठ के गद्यांश आधारित प्रश्न पर। तो सबसे पहले आया हमारे पास गद्यांश। गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी इस संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान उसे, जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिसने शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो मतलब जो आविष्कार करता है वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है, लेकिन जो आविष्कार करता है उससे जुड़े उन चीज़ों के फैक्ट को नहीं जानता। जैसे अभी न्यूटन का एक उदाहरण दिया गया, भाई आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत सी और नई बातों को जानते हैं जो न्यूटन नहीं जानता था। लेकिन हम तब भी भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को संस्कृत नहीं कहेंगे, सभ्य जरूर बोलेंगे पर संस्कृत नहीं बोलेंगे, क्योंकि खोज करने वाला व्यक्ति ही संस्कृत कहलाता है। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो संस्कृत बोलता है, जो सभ्य होता है, जो किसी नई चीज की खोज करता है, जो सदा सत्य बोलता है। तो कौन होता है संस्कृत व्यक्ति? जो किसी नई चीज की खोज करता है, जैसे न्यूटन। अपने पूर्वजों से अनायास ही कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अपने पूर्वजों से कोई चीज हमें अचानक ही मिल जाए, विरासत में मिल जाए, तो व्यक्ति क्या कहलाता है? संस्कृत व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति या विद्वान? तो वो व्यक्ति कहलाता है सभ्य व्यक्ति। कहने का तात्पर्य हमें अपने पूर्वजों से वो चीज प्राप्त हो गई है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने या जगदीश चंद्र बोस ने? तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की खोज किसने करी थी? न्यूटन ने।
भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन जितने संस्कृत क्यों नहीं हो सकते? क्या कारण है उनको हम न्यूटन जितना संस्कृत नहीं बोल सकते? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी ने उसे आगे बढ़ाया है। आविष्कार करता ही संस्कृत व्यक्ति होता है। सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो होगा वो है आपके सभी कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि आविष्कार करने वाला संस्कृत व्यक्ति होता है। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों ने तो उसका आविष्कार किया नहीं है, उन्होंने खाली उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए हम भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। संस्कृति में एक प्रत्यय जोड़कर क्या नया शब्द बनता है? तो संस्कृति में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे बनता है सांस्कृतिक। क्या बनता है? सांस्कृतिक। तो सही हमारा होगा खा, सांस्कृतिक। अब हम बोलेंगे सांस्कृतिक बन सकता है, सांस्कृतिक कोई शब्द नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं? सांस्कृतिक शब्द को हम ऐड करते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश पे। फिर से हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, मतलब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है ना? तो आज हम जानते हैं कि अग्नि क्या है, लेकिन जब नहीं हुआ था तब जिस आदमी ने पहले पहले आग का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य ने के दिमाग ने पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिराकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। तो मतलब ये कैसे आया होगा ये सोचने की बात है, और जिसने इस चीज की खोज करी होगी उसने इस चीज के लिए कितना दिमाग लगाया होगा। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? कौन से शब्द सबसे अधिक उपयोग होते हैं? सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, भौतिक सभ्यता। तो सही क्या है? सभ्यता और संस्कृति, ये शब्द सबसे अधिक प्रयोग होते हैं। सभ्यता और संस्कृति क्या है? दोनों एक ही चीज हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों में गहरा संबंध है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों में ही गहरा संबंध होता है। लेखक ने बड़ा आविष्कर्ता किसे माना है? बड़ा आविष्कर्ता किसे माना है? सभ्यता का विकास करने वाले को, आग का आविष्कार करने वाले और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को, आधुनिक विज्ञान के आविष्कर्ता को, चांद पर पहुंचने वाले को। तो लेखक ने बड़ा आविष्कर्ता जो है आग का आविष्कार करने वाले और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को माना है। भौतिक सभ्यता का संबंध किससे है? धर्म से, हमारे रहन सहन व खान पान से, हमारे भूतकाल से, हमारे भविष्य काल से। तो भौतिक सभ्यता से तात्पर्य है हमारे रहन सहन और हमारे खान पान से। लेखक ने सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता क्यों कहा है? क्यों उन्होंने बोला कि भाई सुई धागा बनाने वाला बड़ा आविष्कार करता है? क्योंकि तब से मनुष्य सर्दी से बचाव करना सीख गया, क्योंकि किसी ने सुई नहीं बनाई थी। सुई बनाना बहुत बड़ा आविष्कार था, सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता कहा जाता है। तो क्यों कहा गया? क्योंकि तब से मनुष्य ने सर्दी से बचाव करना सीख लिया था कि भाई पहले कपड़े नहीं हो पाते थे तो कैसे छाल वगैरह, मतलब जो कहते जानवरों की खालों को सुखाकर उससे बनाया जाता था, वो लोग ओढ़े रखते थे। लेकिन जब सुई धागे का आविष्कार हो गया तो लोगों ने उसके लिए सिल के अपने लिए एक फिटेड कपड़े बनाने शुरू कर दिए, ताकि उनको ओढ़ने के लिए अलग बात होता है, हम पहन लेते तो अलग चीज़ हो जाती है, तो इसलिए उसको बड़ा आविष्कर्ता कहा है। तो अब यहाँ से हमारे जो है गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हमारे पास जो आएगा वो है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि पूरा ही पाठ जो हमने पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। तो क्या है? मनीषियों की क्या देन रही है? सभ्यता का कुछ हिस्सा,
समृद्ध समाज, प्रगतिशील देश या मौलिक विचार। तो मनीषियों ने जो दिया है वो है सभ्यता का कुछ हिस्सा हमें प्रदान किया है। असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? संस्कृति तो हम जानते हैं कि क्या होता है, अब अगर असंस्कृति हो तो क्या होता है? समाज का विघटन होता है, मनुष्य का विनाश होता है, विनाशकारी परंपराएं जो हैं वो उपजती हैं और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपयुक्त ये सभी को होता है। असंस्कृति मतलब हम जो है अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति की तरफ जब भागते हैं, हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको भूलकर दूसरों को अपनाते हैं, तो वो असंस्कृति हो जाती है, विनाश की संस्कृति हो जाती है। तो इससे हमेशा कहीं ना कहीं मानव समाज का ही विनाश होता है। असभ्यता किसे कहा गया है? अच्छे अच्छे आविष्कार को, मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविश्वास के साधन को। असभ्यता सभ्यता का ही अंश है या इनमें से कोई नहीं? तो असभ्यता हम किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधन, जिन्हें हम हथियार बोलते हैं। हथियार मतलब हमने विज्ञान के आविष्कार के नाम पे तो बड़े बड़े अब जो है हथियार, बम, परमाणु बम, ये सब तो बना लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? ये कहीं ना कहीं आगे जाके मानव सभ्यता को समाप्त करने के हथियार ही तो हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? असभ्यता। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? इस पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया? एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या आदम मानव। तो यहाँ पे न्यूटन को जो कहा गया है वह एक संस्कृत मानव कहा गया, क्योंकि संस्कृत मानव किसी नई चीजों का आविष्कार करते हैं और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है? कल्याण की भावना से नाता टूटने पर, पुरानी पढ़ने पर, धर्म परिवर्तन होने पर, ईश्वर की भक्ति ना करने पर। तो सही हमारा जो है वो है कल्याण की भावना से नाता टूटने। मतलब जब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचकर हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो अब क्या हुआ? हमारा कल्याण यानी कि दूसरों की अच्छाई से नाता टूट गया। उस समय हमारी संस्कृति असंस्कृति में बदल जाती है। संस्कृति की छीछालेदर कब होती है? छीछालेदर मतलब उसको हर कोई अपने अपने तरीके से जब एक्सप्लेन करने लगता है तो क्या उसको हम छीछालेदर करने लगते हैं। किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, दूसरी जाति को हीन बताने पर, दूसरे के मरने मारने के लिए तैयार हो जाने पर उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर संस्कृति की छीछालेदर इन सभी कारणों से होती है। संस्कृति हमें हमेशा कल्याण, परोपकार, इन सारी चीज़ों का पर बल देती है। लेकिन अगर किसी हम उस संस्कृति को एक जाति विशेष से जोड़ दें कि मतलब ये इसी धर्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो संस्कृति होंगी, तो ये गलत होता है। क्योंकि देखिए परोपकार जो है, कल्याण की जो भावना है, समाज को आगे ले जाने की भावना है, पर्यावरण का संरक्षण है, बड़ों की आदर है, छोटों से प्यार है, ये हमें सभी धर्मों से शिक्षा मिलती है। अब इस चीज को हम किसी एक धर्म विशेष से जोड़ दें तो वो गलत होता है। दूसरी जाति को हीन बताने पर, जब हम बोलते हैं कि हमारी जाति सर्वोच्च है और दूसरी जाति बेकार है, फालतू की है, तो उस जगह भी संस्कृति की छीछालेदर होने लगती है, क्योंकि सभी के धर्म बराबर होते हैं। ये हमारी संस्कृति में हमको सिखाया जाता है। इवन सभी धर्मों में ये चीज सिखाई जाती है। दूसरों को मरने मारने के लिए तैयार होने, मतलब वो कंडीशन जब हम किसी भी बात पे दूसरे को मारने को तैयार हो जाए, उसके जीवन को हानि पहुंचाने को तैयार हो जाए, तब भी संस्कृति की छीछालेदर होती है। तो ये सभी कारण जो होते हैं वो होते हैं संस्कृति की छीछालेदर के। 17वां है, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? क्या चीज का परिचय देता है? हमारी उन्नति का, देश के विकास का, मानव कल्याण का या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान जो है वो इन सभी का परिचायक है, यानी कि हमारी उन्नति भी करता है, देश का विकास, हमारी उन्नति होगी तो देश का विकास भी होगा, और मानव का कल्याण। अब हम दूसरों का कल्याण करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे समाज में सौहार्द बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है समाज में प्रगति, देश की प्रगति होगी ही होगी। यथोचित सामासिक पद में कौन सा समास है? यथोचित तो हमने आपको क्या बताया था, जहां समास जो है वो दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जहां पे पूर्व पद जो है अव्यय होता है वहां पे अव्यय भाव समास होता है। अब यथा जो शब्द है वो हमारा क्या है,
वो अव्यय भाव है। तो यहाँ यथोचित का अगर हम जो है आपका विग्रह करेंगे तो यथा उचित होगा। तो यहाँ पर पहला यानी कि पूर्व पद जो है वो अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। भंदत आनंद कौशलायन का जन्म कब और कहाँ हुआ? हमारे जो राइटर हैं इस चैप्टर के, भंदत आनंद कौशलायन, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर सन 1905 में, अंबाला के सोहाना गांव में सन 1905 में, मथुरा में सन 1915 में, वाराणसी में सन 1905 में। तो सही इसका जो ऑप्शन है वो है अंबाला के सोहाना गांव में सन 1905 में भंदत आनंद कौशलायन का जन्म हुआ था। संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? संस्कृत व्यक्ति क्या है? संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, नई चीज की खोज करने वाला, किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति। तो संस्कृत व्यक्ति जो होता है वो है नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति, जैसे कि न्यूटन के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है, ग्राहम बेल है, ये सभी क्या है? ये संस्कृत व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी चीज की खोज करी है। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? भाई आग का आविष्कार क्यों किया गया होगा? पेट की आग को शांत करने की, अंधेरा दूर भगाने की, सर्दी दूर करने की, जंगली जानवरों को भगाने की। तो जाहिर सी बात है आग का आविष्कार जो है वो पेट की आग को शांत करने के लिए किया होगा, क्योंकि कच्चा खाना कहीं ना कहीं वो पेट को डाइजेशन में सब खराब करता होगा। तो अब क्या होगा कि आग का आविष्कार जब हो गया तो क्यों ना हम इसको पका के खाएं, ताकि हमारे पेट के लिए वो आसान रहे। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? कपड़े सीने के लिए, शरीर ढकने व सर्दी से बचने के लिए, पेट की आग शांत करने के लिए, घर बनाने के लिए। तो सुई धागे का आविष्कार हुआ शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। सभ्यता का क्या अर्थ है? सबके साथ प्यार से रहना, सबका आदर करना, आदर्शवादी बनकर रहना, संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार तथा अपने एवं दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तुएं सभ्यता कहलाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका लास्ट, यानी संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार, यानी कि जो नए नए आविष्कार हुए, जैसे न्यूटन ने किया, वह आविष्कार तथा अपने एवं दूसरे के लिए आविष्कृत वस्तुएं सभ्यता कहलाती हैं। मतलब जब हम अपनी जरूरत के लिए और दूसरों की जरूरत के लिए चीजों का आविष्कार कर लेते हैं तब वो क्या कहलाती है? सभ्यता। पेट भर और तन ढका होने पर भी कौन नहीं सो पाता? किसके बारे में लेखक ने बताया कि हमारा पेट भरा होगा, तन ढका होगा, तब भी वो चैन से नहीं रह पाएगा? संस्कृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति या 99 के फेर में पड़ा व्यक्ति, यानी कि अपना फायदा करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर जो होगा वो है संस्कृत व्यक्ति। वो व्यक्ति हमेशा जो है पर कल्याण के लिए कुछ ना कुछ खोज करने, आविष्कार करने में लगा रहेगा, इसलिए उसका तन ढका हो सब कुछ वो, लेकिन वो तब भी आविष्कार में जुटा ही रहेगा। मनीषियों किन्हें कहा गया? किसको बोला जाता है मनीषियों? साहित्यकारों को, धार्मिक नेताओं को, जो विद्वान किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए खोजते हैं। उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो सत्य यहाँ मनीषियों उनको बोला गया है, वो विद्वान जो होते हैं हमेशा किसी न किसी की खोज में लगे रहते हैं, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं या दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासाओं को शांत करने। अब जैसे क्या होता है, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन अगर आपको कभी कोई चीज पता चले नहीं ये क्यों होता है, अब वो जो क्यों होता है आपके अंदर जो जिज्ञासा है, अब वो जिज्ञासा ना आप अपने फायदे के लिए जानना चाहते हो ना दूसरे के फायदे के लिए करना चाहते हो, सिर्फ आपको क्यूरियोसिटी है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप उसकी खोज करते रहो, तो आप मनीषियों की कैटेगरी में आते हैं। मानव को वह योग्यता जो उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वो क्या कहलाती है? असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाती है आपकी असंस्कृति, जहां पर हम दूसरों के विनाश के लिए इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति का जनक कौन है? पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, तन ढकने वाला या ज्ञान पैदा करने वाला? तो संस्कृत का जनक है ज्ञान पैदा करने वाला, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है।
संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से या विनाश से? तो संस्कृति का संबंध होता है कल्याण भावना से, मतलब दूसरों की भलाई करने के लिए। कौन रूस का भाग्य विधाता था? स्टर्लिंग, लेनिन, चर्चिल या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो सही है वो है लेनिन। मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? क्या मौसम से बचने और शरीर को सजाने के लिए? आभूषण का, वस्त्र का, सुई धागे का या इनमें से कोई नहीं? तो वो था हमारा सुई धागे का, क्योंकि सुई धागे से ही हमने वस्त्र बनाए, उनसे वस्त्रों को ढका और सजाया भी। किसे लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं? सभ्यता, आदर्श, कालकूट या इनमें से कोई नहीं? तो संस्कृति का जो परिणाम है वह होता है सभ्यता। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? कार्ल मार्क्स किसको सुखी देखना चाहते थे? परिवार को, मजदूरों को, समाज को या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि कार्ल मार्क्स, और भी कई सब्जेक्ट्स में आया है कि उन्होंने जो है ना मजदूरों के लिए बहुत कार्य किया। तो मजदूरों को खुशी देखने का, सुखी देखने का स्वप्न वो हमेशा देखते रहे, ताउम्र उनका इसी में निकल गया। आत्मविनाश के साधन का क्या आश्रय? आत्मविनाश के साधन क्रोध, द्वेष, लोभ या हथियार? तो आत्मविनाश का साधन है आपका हथियार। हमने आविष्कार करके नए नए जो हथियारों का पैदावार करी है ना, तो वो हमारे आत्मविनाश के ही साधन है। इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है? अब बताना है कौन सी चीज जो है इसमें वो साक्षात का पर्यायवाची है। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, सीधे या इनमें से सभी? तो यहाँ ये सारे ही साक्षात के पर्यायवाची होंगे। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? किसके करता है? सोच के, संस्कृति के, सिद्धांत के या आवश्यकता पे? तो ये आधार होते हैं हमारी आवश्यकता के। जो हमारी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम सोचने लगते हैं और आविष्कार करने में जुट जाते हैं। मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता या प्रतिष्ठा? तो सुख सुविधा देने वाले साधन कहलाते हैं आपके सभ्यता, जो हमारी सुविधाओं के लिए होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द निठल्ला का पर्यायवाची है? निठल्ला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बेकार, खाली बैठा हुआ, बिना काम धंधे का या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर निठल्ला, इन निठल्ला का पर्यायवाची ये सभी हैं, यानी कि बेकार, खाली बैठा हुआ या बिना काम धंधे वाला, इसका अर्थ होता है निठल्ला। मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? मनीषियों को कौन सा गुण होता है जिससे हमें वो मिलता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो वो गुण होता है आपका सहज संस्कृति के कारण। गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा यानी कि प्रसिद्धि पाने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो सही है हमारा मानवता के सुख के लिए गौतम बुद्ध ने अपना परिवार त्याग दिया था। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है वो दो शब्द कौन से? मतलब समझ में नहीं आते लेकिन उपयोग बहुत होता है। सभ्यता, संस्कृति, का और खा दोनों या आदर्श? तो वो शब्द है आपके सभ्यता, संस्कृति दोनों, यानी कि का और खा दोनों सही होगा। भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी को न्यूटन जितना क्या नहीं कह सकते हैं? न्यूटन जितना क्या नहीं कह सकते? तो न्यूटन क्या था? संस्कृत था। हम भौतिक विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उन्हें हम सभ्य कह सकते हैं मगर संस्कृत नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो सही है वो होगा संस्कृत हम नहीं कह सकते। कौन संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के स्वप्न में अपना सारा जीवन दुख में बिताता रहा? कौन था? स्टर्लिंग, लेनिन, चर्चिल या कार्ल मार्क्स? तो वो थे हमारे कार्ल मार्क्स। परिष्कृत का क्या अर्थ होता है? जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया गया हो, साफ किया गया हो या इनमें से सभी? तो यहाँ परिष्कृत का तात्पर्य इन सभी से होता है। आध्यात्मिक का क्या अर्थ है?
परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये सभी क्या होंगे? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का तात्पर्य अभी कैसे होगा देखिए, कहा जाता है कि ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है। तो हम जब अपने मन में जाएंगे तो हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे और हमारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है। तो इस तरीके से इन तीनों ही चीजों से कनेक्टेड जो भी होगा वो क्या होगा? आध्यात्मिक। कदाचित का क्या अर्थ होता है? कभी, शायद, दोनों, का और खा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कदाचित का तात्पर्य ये दोनों ही होता है। कभी भी हम बोल सकते हैं और शायद भी बोल सकते हैं। अकर्मठ्य का क्या अर्थ है? बेकार, निकम्मापन, आलस्य, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर अकर्मठ्य का तात्पर्य इन सभी से है। जो बेकार है, निकम्मा है, कार्य नहीं करता, आलसी है, वो अकर्मठ्य कहलाता है। मनीषियों का पर्यायवाची क्या होगा? मनीषी शब्द जो इस्तेमाल किया गया, जो दूसरों के कल्याण के लिए जो है कार्य करते हैं, उनका पर्यायवाची क्या होगा? विद्वानों, विचारशील, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही क्या? ये दोनों ही होगा हमारा। वशीभूत का क्या अर्थ है? वश में होना, अधीन, दोनों, का और खा, या इनमें से कोई नहीं। तो वशीभूत का तात्पर्य यहाँ पर दोनों से ही है। मतलब कोई हमें वश में कर ले या हम किसी के अधीन हो जाए, तो दोनों ही का तात्पर्य वशीभूत होता है। तृष्णा का पर्यायवाची होगा। तृष्णा क्या होता है? प्यार, प्यास, लोभ, खा और गा। तो यहाँ पर तृष्णा का तात्पर्य होगा आपका खा और गा, यानी कि किसी चीज का लोभ या प्यास, जैसे पैसे की प्यास है तो क्या है? उसे तृष्णा बोलेंगे। लालच है, दूसरे का पैसा हम हथियाना चाहते हैं तो लोभ, वो क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में तृष्णा कहलाता है। भंडत आनंद कौशलायन के बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का क्या नाम था? विजय राम दास, हरनाम दास, आनंद दास, या भरत दास। तो भंडत आनंद कौशलायन के बचपन का नाम था हरनाम दास। तो इस तरीके से इस पार्ट के हमने सभी जितने एमसीक्यूज हो सकते थे हमने आपके लिए करा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गद्यांश आधारित किस तरीके से रहेगा, आपका संपूर्ण पाठ आधारित कैसे रहेगा। इस पार्ट के हम पहले भी डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट सभी आप कुछ आपके लिए ला चुके हैं। तो ये सब आप कहाँ पर देखेंगे? तो इसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे आप मैग्नेट्स पेंट टाइप करेंगे, उसे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज अपेयर होगा। अब आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश दिख रहा है, इसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपकी क्लास आ जाएंगी, सारी क्लासेस। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपकी क्लास है क्लास 10th। आप इसे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हैं। अब ये हम पढ़ रहे थे क्षितिज बुक से, तो सिंपल है कि यहाँ क्षितिज बुक दी हुई है, यहाँ वॉच नाउ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्षितिज की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। अब उस प्लेलिस्ट में आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे टॉपिक्स आएंगे। तो जो भी टॉपिक आप देखना या समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसे क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, पार्ट को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर्स देखिए, एग्जाम टेस्ट की तैयारी कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।